हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट टर्म के भारतीय इतिहास पे आने वाले सैंपल पेपर श्रृंखला का दूसरा पेपर। तो इसमें हम करेंगे पूरे 60 सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी पहले टर्म की परीक्षा बहुत ही शानदार नंबरों से पूरी हो सके। तो अगर 90+ अंक पाना चाहते हैं तो मेरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू कर रहे हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के लिए इनमें से कौन तांबे का स्रोत था? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तांबा जो है खेतड़ी नामक स्थान से मंगाया जाता था बयान बेच के, जो कि राजस्थान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी और डी अंग। तो यहाँ पर आपको पता है पाटलिपुत्र की राजधानी हमें बतानी है जो चौथी शताब्दी में थी। तो 4th सेंचुरी में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किसने जीता था? ए पांडव, बी कौरव, सी मौर्य और डी सातवाहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए पांडव। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन शासकों के नाम पुत शब्द से समाप्त हुआ है वे थे? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, बी है शुंग राजवंश, सी है मौर्य वंश और डी है कण्व राजवंश। तो इसका जो सही जवाब है वो है सातवाहन शासक जो अपने नाम के साथ पुत लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और पांचवा क्वेश्चन है, 1000 ईसा पूर्व में हिंदू धर्म में गोत्र का नाम पर लोगों का वर्गीकरण किया गया। ए ब्राह्मणों द्वारा, बी क्षत्रिय द्वारा, सी वैश्य द्वारा और डी शूद्र द्वारा। तो इसका जवाब है ए ब्राह्मण द्वारा, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जातियों और सामाजिक गतिशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ण जैसा ही जातियां जन्म पर आधारित थी। दूसरा है, वर्ण की तरह ही जातियों की संख्या निश्चित थी। तीसरा है, विभिन्न व्यवसायों वाली जातियों को कभी कभी श्रेणियों और गिल्डों में संगठित किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा ठीक है, बी के हिसाब से दूसरा तीसरा ठीक है, सी के हिसाब से केवल तीसरा ठीक है और डी के हिसाब से केवल पहला ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं। दूसरा है, कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं। तीसरा है, कबीर ने परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया। और चौथा है, कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या है? ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा, बी है दूसरा चौथा, सी है पहला चौथा और डी है तीसरा चौथा। तो इसका जो दूसरा और चौथा, क्योंकि कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं, जैसे बीजक में, दादूपंथियों में और आदि ग्रंथ में। इसी तरह से जो है ये कबीर की कविताएं उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं, ये गलत है। कबीर के परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया, ये सही है। कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा। उनके नज़र में जो परम सत्य है वो एक ही है और उसको अल्लाह, ईश्वर, भगवान आदि कई नाम दिए गए हैं। तो यहाँ जो देखिए कि दूसरा और चौथा ही गलत है, क्योंकि कबीर की कविताएं उर्दू भाषा में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में थी। तो एक तो ये गलत है। और कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा, अल्लाह ही नहीं बल्कि वो कहते थे कि कई नाम हैं, ना केवल अल्लाह ही नहीं कहा बल्कि और नामों से भी इनको पुकारा जाता है। तो इसलिए ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथे वाला गलत है, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला में छोटे छोटे कमरे और बड़ा हॉल था जिसे डैश कहा जाता था। ए जमात खाना, बी लंगर, सी कलंदर और डी जियारत। तो यहाँ पर बड़े जो हॉल था, बड़ा हॉल था, उसको जमात खाना कहा जाता था। तो ए ठीक है। 9वां है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संपर्क था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो जिस सुल्तान का जैन विद्वानों के साथ घनिष्ठ संपर्क था वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक थे। और 10वां क्वेश्चन है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच मूल विवाद था। ए है कावेरी डेल्टा, बी है मालाबार डेल्टा, सी है कृष्णा डेल्टा और डी है
कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मालाबार डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? ए कृष्णदेवराय, बी है राजेंद्र चोल, सी है हरिहर और डी है बुक्का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कृष्णदेव राय। 12वां क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को सांघातिक प्रहार झेलना पड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? ए है 1565 में तालीकोटा, बी है 1661 में पानीपत, सी है 1665 में तालीकोटा और डी है 1510 में रायचूर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 1565 में तालीकोटा। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में विशाल स्नानागार पाया गया है? ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है रंगपुर। तो इसका सही जवाब है ए, मोहनजोदड़ो। 14वां है, उस तीर्थयात्री का नाम बताएं जो 7वीं शताब्दी में चीन से भारत आया था? ए है हिनसांग, बी है इत्सिंग, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, धम्म महामात्य कौन थे? ऑप्शन ए है अशोक द्वारा कर संग्रह के लिए नियुक्त विशेष राजस्व अधिकारी, बी है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, सी है अशोक द्वारा धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी और डी है धम्म के प्रसार को रोकने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी। तो यहाँ पर अशोक द्वारा धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त अधिकारी जो है उसको धम्म महामात्य कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब है 15वें का वो सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता था? ए चूना पत्थर, बी लाल पत्थर, सी कांस्य और डी है मिट्टी। तो यहाँ पर जिस कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता था वो ए, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्राह्मणों ने विशिष्ट सामाजिक वर्ग को वर्गीकृत करके कुछ लोगों को उस प्रणाली से बाहर माना जिसे डैश कहा जाता था? ए जातीय समूह, बी वर्ण, सी अछूत और डी निषाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अछूत। 18वां है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है? ए है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, बी है जूनागढ़ शिलालेख, सी है महरौली लोह स्तंभ शिलालेख और डी है उत्तर प्रदेश स्तंभ शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 19, हड़प्पा काल के दौरान बाट उपयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए हड़प्पा के लोगों ने कई प्रकार के छोटे और बड़े बाट विकसित किए थे और बी है वे आकार में घनाकार थे और उन पर कोई निशान नहीं था, सी है ये बाट ज़्यादातर चट जैसे कठोर पत्थरों से बने होते थे और डी है बाट के उच्च मानदंड 2 के गुणांकों में द्वि आधारित थे। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वो हमारे को बताना है। तो गलत कथन जो है वो है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शरीयत क्या है? ए मुस्लिम सूफी संत, बी है रमजान के महीने के दौरान उपवास, सी है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून और डी है भिक्षा देना। तो इसका सही जवाब है सी, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। 21वां क्वेश्चन है, डैश लगभग पूर्ण रूप से शिल्प उत्पादन में संलग्न था? शिल्प कार्यों में मनका बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है चन्नूदड़ो, सी है कालीबंगन और डी है बालाकोट। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, चन्नूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा वर्ण क्रम के मानदंडों को लागू करने के लिए विकसित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा वर्ण क्रम के मानदंडों को लागू करने के लिए विकसित की गई थी? ए है ब्राह्मण इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण व्यवस्था देवीय है,
बी है, ब्राह्मणों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनका व्यवसाय और स्थिति जन्म पर आधारित है। सी है, ब्राह्मणों ने राजाओं को अपने राज्य में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को माने। और डी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए, कि ब्राह्मणों ने इस बात पे जोर दिया कि यह वर्ण व्यवस्था देवीय है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1000 ईसा पूर्व के बाद से हिंदू धर्म में गोत्र के नाम पर लोगों के वर्गीकरण का प्रचलन था। ए, ब्राह्मणों द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था, बी है क्षत्रियों द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था, सी है वैश्यों द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था, और डी है शूद्रों द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ब्राह्मणों द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा के बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, बाट आमतौर पर चट पत्थर से बने होते थे। बी है, वे आमतौर पर चिन्हों के साथ गोलाकार होते थे। सी है, बाट के निचले मानदंड द्वि आधारी थे। और डी है, बाट के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। तो इनमें से जो सही नहीं है वो आंसर है बी, ये आमतौर पर इनके चिन्हों के साथ गोलाकार होते थे। ऐसा नहीं है, ये घनाभ के आकार के होते थे। जो सेक्शन बी है यानी कि खंड बी के में जो है 22 में से आपको कोई से 18 प्रश्न करने हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए। और दूसरा है, हड़प्पा लिपि लुप्त हो गई। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और चौथा है, हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए है 1, 2 और 3, बी है पहला, तीसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि 4, डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही जवाब है बी, 1, 3 और 4। 26वां है, प्रभावती गुप्त किस राजा की पुत्री थी? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, विक्रमादित्य और डी है अशोक। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा के पुरोहित राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरातत्वविदों के अनुसार एक पुरोहित राजा के पास राजनीतिक शक्ति थी। दूसरा है, वह मेसोपोटामिया इतिहास से संबंधित था। तीसरा है, वह हड़प्पा धर्म से संबंधित था। और डी है, वह सत्ताधारी शासन हड़प्पा के विवरण के कारणों में से एक हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पहला, तीसरा और चौथा, बी है दूसरा, तीसरा और पहला, सी है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी है पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका जो सही जवाब है ए, पहला, तीसरा और चौथा सही है। और दूसरे वाला गलत है क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ इसका कोई रिश्ता था, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, आर्यकरण के विस्तार से ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि हुई। और कारण आर है, अनुलोम विवाह स्थानीय संप्रदायों के पुजारियों को ब्राह्मण वर्ग में लाने ने ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी। ऑप्शन ए है, कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है, कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है, कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। और डी है, कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि कारण और कथन दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, हड़प्पा सभ्यता की मोहर शायद हड़प्पा की सबसे विशिष्ट विशेषता है। दूसरा है, शूरतगोई नामक स्थल पर नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है, मोहनजोदड़ो एक अनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर था। और चौथा है, तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया जाता था। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है या है? तो यहाँ ए है पहला, दूसरा, तीसरा, बी है तीसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा और चौथा और डी है दूसरा और चौथा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, तीसरा और चौथा। क्योंकि तो इसके पहले 2 ठीक है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर शायद हड़प्पा के सबसे विशिष्ट विशेषताएं हैं क्योंकि लिखा हुआ उन्हीं पे मिला है। और शूरतगई नामक स्थल जो है यहाँ नहरों से सिंचाई की जाती थी, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो एक अनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर था, ये गलत है क्योंकि वह पूरी तरह से नियोजित तरीके से बसा हुआ था। और तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया जाता था,
ये भी गलत है। तो जो है बी आंसर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यह तस्वीर सबसे आकर्षक उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ पर जो चित्र 3 दिए गए हैं ये जगन्नाथ भगवान के और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के चित्र हैं। तो ये नैनार भक्ति आंदोलन से थे, लिंगायत संप्रदाय से थे, पंथों के एकीकरण का या अलवार भक्ति आंदोलन का प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका आपका बताना है ये किसका प्रतीक है। तो ये पंथों के एकीकरण का प्रतीक है, क्योंकि ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ये मिले हैं और यहाँ पे उत्तर भारत के जो श्री कृष्ण है उनका जो है उसी रूप में जो उड़ीसा के स्थानीय परंपराओं के साथ इनका एकीकरण किया गया मालूम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालक्रम का चयन करें। ए है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। बी है कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। सी है कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। और डी है गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि सबसे पहले कबीर हुए और कबीर के बाद गुरु नानक और गुरु नानक के बाद चैतन्य महाप्रभु और फिर बाद में मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही तरीके से मैच नहीं है। ए है अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी, ये ठीक है। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। मानव में डिब्बा राजा के महल का एक भाग। हजार राम मंदिर नई दिल्ली में है, ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा डी। 33वां क्वेश्चन है, थेरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। यह महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित पुस्तकों में से किसका अंश है। ए विनय पिटक, बी सुत पिटक, सी अभिधम पिटक और डी दीपवंश। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी सुत पिटक। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या है। पहला है, पूजा के रूपों के विकास के क्रम में कई उदाहरणों में कवि संत नेताओं के रूप में उभरे, जिनके चारों ओर भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। दूसरा है, भक्ति के रूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने रहे। और तीसरा है, एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकार अक्सर भक्ति परंपराओं को दो विस्तृत भागों में वर्गीकृत करते हैं, सगुण गुण के साथ और निर्गुण गुण के बिना। ए है पहला, बी है पहला और दूसरा, सी है पहला और तीसरा और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है और दूसरे वाला जो है वो गलत है, क्योंकि भक्ति के रूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच में महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने रहे, ये बात गलत थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। एक है, स्तूपों के वेदिकाओं और स्तंभों से मिले अभिलेखों ने इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। दूसरा है, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तीसरा है, पहले के स्तूप सादे थे लेकिन पेशावर में अमरावती और शाहजी की ढेरी में के स्तूपों के टीले को नक्काशियों और मूर्तियों के साथ विस्तृत रूप से उकेरा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, पहला और तीसरा ठीक है, दूसरे वाला गलत है। 36वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में जाकर बुद्ध के अवशेषों के अंश बांटे और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। एक अशोकावदान, बी है महापरिनिब्बाण सूत्र, सी है सुत पिटक और डी है देशांतर जातक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अशोकावदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णदेव राय के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, ये सही है। और दूसरा है, उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच की भूमि का अधिग्रहण किया और उसे अपने अधीन कर लिया और उड़ीसा के शासकों और बीजापुर के सुल्तान को हराया, ये भी सही है। और तीसरा है, कृष्णदेव राय द्वारा विट्ठल मंदिर के मुख्य द्वार के सामने हॉल बनाया गया था, ये गलत है क्योंकि उसका इन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार या गोपुरम बनवाया था, इसीलिए जो है पहला और दूसरा ही ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिसेन
डैश के दरबारी कवि थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए समुद्रगुप्त, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का ही वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे अधिक बड़ा किया गया। दूसरा है कि मुख्य मंदिर के सामने का मंडप कृष्णदेव राय द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया गया था, जिसे सूक्ष्मता से उत्तीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। और तीसरा है, मंदिर के हॉल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें कुछ स्थान थे जिसमें देवताओं के चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक और विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। तो ये सभी के सभी ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है कि उपरोक्त सभी वाला सही है, वही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया है? ए है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी है जूनागढ़ रॉक शिलालेख, सी है महरौली लोह स्तंभ शिलालेख और डी है सहसराम स्तंभ शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कमल महल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शाही केंद्र के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक कमल महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश यात्रियों द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। और मैकेंजी द्वारा खींचे गए मानचित्र में एक सुझाव मिलता है कि लोटस महल एक परिषद कक्ष था, एक ऐसा स्थान जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलता था। तो ये जो है सही है। और तीसरा है, कमल महल में 9 मीनारें थी और एक उच्च केंद्रीय और 8 जो है उसके किनारे पर बनी हुई थी। तो ये भी सही है। तो इसीलिए जो है डी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी वाला। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, वैश्य और शूद्रों ने नए गैर सनातन धर्मों का स्वागत किया। कारण आर है, गैर सनातन धर्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और उस उन्मूलन की बात कही। ऑप्शन ए है, कथन आर और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। और डी कह रहा है कि कथन ए असत्य है और कारण आर जो है वो सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है 42वें क्वेश्चन का वो है सी, यानी कि कथन ए तो सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, क्योंकि वैश्य और शूद्रों ने नए स्नातक धर्मों का स्वागत किया, ये तो सही है। और गैर सनातन धर्मों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और उसके उन्मूलन की बात कही, ये बात जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मध्य और दक्षिण भारत में कब्रों पर रखी बड़ी चट्टानें क्या कहलाती हैं? ए उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, बी है स्तंभ, सी है बोल्डर और डी है महापाषाण। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी महापाषाण। 44वां क्वेश्चन है, अतीत के अभिलेखों को समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए स्तर विज्ञान, बी स्थलाकृति, सी जीवाश्म विज्ञान और डी है सांकेतिक लेखों को पढ़ना। तो इसका जो सही उत्तर है सांकेतिक लेखों को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव ने की थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पहले तीर्थंकर वही थे। दूसरा है, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी ठीक है। तीसरा है, अंगार में जैन धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं, तो ये भी सही है। और चौथा है, जैन धर्म ने अपने संदेशों का प्रसार करने के लिए संघों की शुरुआत की। संघ जो है बौद्ध धर्म में बने थे, ना कि जैन धर्म में, इसीलिए ये जो है गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? पहला है, राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। बी है, राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय और हिंदू धर्म का प्रभुत्व। सी है, हिंदू धर्म का प्रभुत्व और लोहे का प्रयोग। डी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय और तांबे का व्यापक उपयोग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय और लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अब खंड सी में स्थिति आधारित प्रश्नों को करेंगे। इस खंड में 12 प्रश्न है, आपको कोई से 10 करने हैं।
सोर्स इस प्रकार से है, निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित बहुवैकल्पीय प्रश्नों का उत्तर सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दें। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इससे मिली पुरा वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन से स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों से मिली पुरा वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक काल खंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन एक टीले की विशेषता है? ए आवासीय मलबा, बी निरंतर निवास, सी भूमि सुधार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी, यानी कि टीला जो है आवासीय मलबा, निरंतर आवास और भूमि सुधार, ये तीनों विशेषताएं लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन बंजर स्तरों का संकेत है? ऑप्शन ए आवासीय लक्षणों की अनुपस्थिति, बी है निवास की उपस्थिति, सी है मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और डी है ईंटें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए आवासीय लक्षणों की अनुपस्थिति। बंजर स्तरों में आवासीय लक्षणों की जो है अनुपस्थिति जो है ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित प्रश्नों के दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, किसी स्थल से सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कारण आर है, समय के साथ किसी स्थल में निरंतर कब्जे और परित्याग से पुरानों के ऊपर एक नई परत का गठन होता है। तो इसमें ऑप्शन है कि कथन ए और कारण ए दोनों सत्य हैं और कारण आर जो है वो कथन ए की व्याख्या सही तरीके से कर रहा है, और बी कह रहा है कि कथन तो और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, और सी कह रहा है कि ए तो असत्य है लेकिन आर सत्य है, जबकि डी के अनुसार आर असत्य है और ए सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है कि आर जो है यानी कि रीज़न जो है वो असत्य है, यानी कि ये रीज़न जो है असत्य है लेकिन ए जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्तर विज्ञान की सही परिभाषा है? ए एक पुरातात्विक स्थल में मिट्टी या चट्टानों की परतों का अध्ययन, बी है एक विशेष क्षेत्र के भीतर निर्मित ग्रंथों का अध्ययन, सी है कलाकृतियों का अध्ययन और डी है एक पुरातात्विक स्थल के बारे में स्थानीय लोक कथाओं का अध्ययन। और 51वां है, विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है विभिन्न साम्राज्यों के माध्यम से, बी है स्तरों में पाए गए कलाकृतियों के माध्यम से, सी है लिपियों के माध्यम से और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है बी स्तरों में पाए गए कलाकृतियों के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर 52 है, हड़प्पा के लोगों के आवास का पता कैसे लगाया गया? ए है शास्त्रों के माध्यम से, बी है प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई वर्णन नहीं है। और बी जो सोर्स है इसमें जो है आपको पढ़ना है और इनके सही जवाब देने हैं। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी के एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान को पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो इनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी।
यानी कि उनके संस्मरणों पे, उनकी याददाश्त के ऊपर डिपेंड थी। जो वो उन्हें याद था वो उन्होंने उन्हें बताया। कालांतर या सुनी सुनाई बातें भी आप कह सकते हैं। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यानी कि फोटोग्राफरों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उसका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं को अलग अलग भाषाओं बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं और दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उर्वर यानी कि उपजाऊ नदी घाटियों और लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। 53 विजयनगर शहर का दूसरा नाम था। ए फतेहपुर सीकरी, बी हम्पी, सी हस्तिनापुर और डी नंगलपुरम। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी हम्पी। 54वां है, हम्पी के खंडरों को 1800 में प्रकाश में लाया गया था। ए अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ द्वारा, बी है कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा, सी है फर्नोवो नूनिस द्वारा और डी है जे.एस. फ्लीट द्वारा। तो इसको जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए है हसन गंगू, बी है प्रांतक प्रथम, सी है हरिहर और बुक्का और डी है कृष्णदेवराय। तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 1334, बी 1345, सी 1365 और डी 1336। तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। 57वां है, अभिलेखकर्ता कौन है? ए जो प्राचीन रेखांकनों का अध्ययन करते हैं, बी जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, सी जो महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। 58वां क्वेश्चन है, हम्पी के संबंध में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के लिए सूचना का प्रारंभिक स्रोत क्या था? ऑप्शन ए पुरोहितों की यादें, बी है लोगों की यादें, सी है हम्पी पर किताबें और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए पुरोहितों की यादें, क्योंकि वो याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति पर निर्भर करती थी। अब जो खंड डी के दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चनों को करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर दो स्थल दिखाए गए हैं, ए जो है गुजरात में और बी जो है राजस्थान में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए के रूप में चिन्हित हड़प्पा स्थल का नाम को पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है लोथल, सी है राखीगढ़ी और डी है कालीबंगन। तो जैसा कि आप जानते हैं धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर क्योंकि गुजरात की बात हो रही है तो धौलावीरा या लोथल में से कोई होगा, लेकिन लोथल जो है इस जगह पर स्थित है। इसका मतलब ये जो है आपका धौलावीरा है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये 59 का सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र पर हड़प्पा स्थल के नाम की पहचान करें जिसे बी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगन, सी है बालाकोट और डी है कोटदीजी। तो इसका जो आपको पता है कि यहाँ राजस्थान में जो दिखा जगह है वो कालीबंगन है। तो कालीबंगन जो है ये बी ऑप्शन वो सही आंसर है। इसके साथ ही हमने ये पूरा सैम्पल पेपर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम आपको एक नए सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आपका अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें